यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। ये है ऑफिशियल वेबसाइट यूजीसी नेट की, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन का लिंक और लॉगिन का लिंक भी यहीं पे दिख जाएगा 2024 एग्जाम के लिए। तो आपको करना क्या है, आपको इसी वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, जो कि पहली बार ही कर रहे हो, अगर आप पिछले सेशन की बात करो जो 6 महीने पहले एग्जाम हुआ था, उसमें उसका रजिस्ट्रेशन नया रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाएगा। यहाँ पे आपको नए तरीके से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने पहले एग्जाम दिया हुआ है डजंट मैटर, आपको अगर इस बार एग्जाम देना है तो नया रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पे क्लिक कर देना है। चलो मैं क्लिक करता हूँ और आगे प्रोसीड करता हूँ, देखते हैं आगे क्या आता है। यहाँ पर ये वाली विंडो ओपन हो चुकी है और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का पेज दिख जाएगा, पीडीएफ दिख जाएगी, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस लगने वाली है वो जनरल कैटेगरी की 1150 है, जनरल AWS और OBC की है 600 रुपए और SC ST PWD की 325, थर्ड जेंडर की भी 325 रुपीस है, सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप आ जाएंगे नीचे की तरफ तो यहीं पे आपको दिख जाएगा एक डॉट, एक बॉक्स दिखेगा, इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। अगर इस बॉक्स पे क्लिक नहीं करेंगे तो आगे प्रोसीड ये नहीं करेगा। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर बॉक्स पे क्लिक करना है। तो मैंने क्लिक कर दिया, अब मैं यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा, देखिए आगे क्या होता है। ये इस बार बड़ा चेंज देखने को मिला है यहाँ पर फॉर्म फिलिंग में। यहाँ पे अब आपको किसी न किसी आईडी को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा आगे प्रोसीड करने के लिए। इसमें आप अपनी आइडेंटिटी को ही यूज करें, आप अपने पेरेंट्स की या फिर रिलेटिव की आपको आइडेंटिटी यूज नहीं करनी है। तो या तो आपको आधार नंबर आपको देना पड़ेगा, उसको आप कंसेंट दोगे कि हाँ मैं इसको दे रहा हूँ अपने कंसेंट से, और जो अथॉरिटी है मतलब जो एनटीए है वो इसको यूज करेगी मेरे वेरिफिकेशन के पर्पज के लिए। इसके अलावा अगर आप आधार नंबर नहीं देना चाहते तो फिर डिजी लॉकर देना पड़ेगा। डिजी लॉकर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट का ऑप्शन भी गिवन है। इसके अलावा एबीसी अकाउंट है, एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। अगर नहीं है तो क्रिएट करके भी कर सकते हो। इसके अलावा इंडियन पासपोर्ट तो उसके थ्रू कर सकते हो लॉगिन एंड यूजिंग पासपोर्ट, और अगर पैन कार्ड है तो उसके थ्रू कर सकते हो, या फिर अगर आप नॉन इंडियन पासपोर्ट आपके पास तो उसके थ्रू आप कर सकते हो। तो गाइस देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास या तो आधार कार्ड होगा या फिर आपके पास पैन कार्ड होगा। मिनिमम इतना तो सबके पास होता ही है। अगर पैन कार्ड नहीं भी तो एटलीस्ट आपके पास आधार नंबर तो होगा ही होगा। तो गाइस देखो मैं आपको यही बोलूंगा, आप सभी को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आधार नंबर से आप लॉगिन करें, बिकॉज आप हर जगह आधार नंबर दे देते हो। ये तो फिलहाल आपका एग्जाम हो रहा है जो कि एक एनटीए एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, ये आपको कोई मिसयूज नहीं करेगी जहां तक मुझे लगता है। और यहाँ पे आपको आधार नंबर दे देना चाहिए और उसी के थ्रू आपको आगे प्रोसीड करना चाहिए। आप हर जगह आधार देते हो, सिर्फ यहाँ देने में इतना क्यों हिचकिचाना है ना। तो बस यहाँ पे आपको डरना नहीं है, आप आधार नंबर से लॉगिन करिए। नहीं तो फिर बाद में ये दिक्कत होगी जब आप एग्जाम सेंटर जाओगे, फिर आप जो भी आप आईडी दोगे वो आईडी आपको लेके जानी पड़ेगी। अगर आपने पासपोर्ट सिलेक्ट कर लिया फिर पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा, फिर दिक्कत आएगी वहां पर। अगर नहीं लेके गए तो आधार नंबर सबके पास होता है, सब लेके जाते हैं। आधार कार्ड तो कहीं से भी निकलवा सकते हो, इमीडिएटली 2 मिनट में निकल जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको यहाँ पर आधार नंबर देकर के आगे प्रोसीड करना है, और मैं यहाँ पर आधार नंबर सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आधार नंबर पुट करेंगे, हम जनरेट करेंगे ओटीपी और आगे प्रोसीड करेंगे। आधार नंबर डाल के जब आप यहाँ पे जनरेट ओटीपी करेंगे तो यहाँ पे ओटीपी आएगा आपके मोबाइल फोन पर, जहाँ पर अपने मोबाइल नंबर पे जो आपके ओटीपी आएगा उसको डाल के यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी कर देना है। तो मैं इसको वैलिडेट कर देता हूँ डाल के। गाइस कमाल हो गया, जैसे ही मैंने आगे प्रोसीड किया ओटीपी को डाल करके, तो आपके आधार नंबर के अकॉर्डिंग आपका नेम जो भी आपके आधार नंबर पे गिवन, मतलब जो भी आधार कार्ड पे लिखा हुआ वो नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली आ जाएगी, कुछ यहाँ पर लिखना ही नहीं आपको, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जेंडर भी आपका आ जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद कैंडिडेट का नेम भी आ जाएगा। इसके बाद आपको फादर और मदर का नेम लिखना पड़ेगा, ये नहीं आएगा, आपको लिखना पड़ेगा। बाकी डिटेल जो है आपको यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इस बार, काफी सारी डिटेल जो है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी जैसे आप आधार नंबर डाल के आगे प्रोसीड करोगे। तो जो बाकी डिटेल्स नहीं मैं उनको फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे बाकी डिटेल्स मुझे फिल करनी पड़ेंगी, जैसे ईमेल एड्रेस हो गया, इसके अलावा मोबाइल नंबर हो गया, ऑल्टरनेट नंबर, नेशनैलिटी हो गया, आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा। एड्रेस में प्रीमाइस नंबर जो आपका होता है ये होता है जो आपका बिल्डिंग का नंबर है, जैसे आपका हाउस नंबर, जैसे एक स्टेट में जिस भी स्टेट में रहते हो, डिस्ट्रिक्ट वो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, साउथ नॉर्थ, तो आपको लिखना पड़ेगा। पिन कोड आपकी एरिया पे फिल करके आपको आगे प्रोसीड कर देना है। ये था आपका प्रेजेंट एड्रेस, किस तरीके से आपको फिल करना है अपना प्रेजेंट एड्रेस। अगर हम आगे प्रोसीड करें तो आप देखेंगे अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली डिटेल यहाँ पर फिल हो जाएगी जो आपने ऊपर फिल करी थी। और अगर ये सेम नहीं है, अलग अलग है, अगर आप रहते कहीं और हो और प्रेजेंट एड्रेस कुछ अलग है, परमानेंट एड्रेस अलग है, तो फिर यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, जैसे जहाँ पे भी आपके मम्मी पापा रहते हैं, जो भी आपका परमानेंट रेजिडेंस है, आपको यहाँ पर वाली डिटेल फिल करनी पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पे एक बार रिमाइंड करा दूं कि जो भी आप यहाँ पे एड्रेस फिल करोगे परमानेंट या फिर यहाँ पर सॉरी वो जो ऊपर वाला है ना प्रेजेंट एड्रेस, जो आप ऊपर फिल करोगे प्रेजेंट एड्रेस में आपका सेंटर उसके अकॉर्डिंग ही आपको दिया जाएगा जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस होगा। तो सपोज करो अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ एट प्रेजेंट, मेरा घर है कानपुर में एग्जाम्पल के लिए, और मैं रहता हूँ एट प्रेजेंट दिल्ली में, मुझे सेंटर चाहिए दिल्ली में, तो ऐसे में मुझे प्रेजेंट एड्रेस दिल्ली का लिखना होगा, तो इसलिए मुझे सेंटर जो है दिल्ली का मिल जाएगा, इजीली चूज कर लूंगा मैं। और अगर मुझे चाहिए कानपुर का सेंटर तो फिर आप अपना प्रेजेंट एड्रेस कानपुर का डालिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका जो सेंटर है वो कानपुर के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो चीज आपको ध्यान में रखनी, नहीं तो सेंटर फिर चूज करने में दिक्कत होगी, फिर वहां पे आप परेशान हो जाओगे। अगर हम आगे बढ़ जाए आपको अपना पासवर्ड चूज करना है। अब पासवर्ड में क्या करना है, पासवर्ड में आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर तो रखने ही रखने हैं। गाइस जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है, कोई पॉपअप विंडो आ रही है, मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 नंबर एंड 1 अपर केस एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर एंड लोअर केस लेटर एंड एटलीस्ट 8 to 13 कैरेक्टर, मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए आपका पासवर्ड। तो इस तरीके से आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। आप देखो मैं एक आपको सजेशन दे देता हूँ जिस तरीके से आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे
पासवर्ड कैन बी की सबमिट, SUBMIT। अब इसमें क्या है, आपने देखा कि एक अपर केस हो गया, बाकी लोअर केस हो गया। अब एक मुझे नंबर चाहिए, तो नंबर आप लिख सकते हो यहाँ पर, जैसे 52 कोई भी एक नंबर लिया, या 5 लिख दिया, 2 लिख दिया, कुछ भी एनी नंबर लिख दिया, नंबर भी हो गया। इसके अलावा एक स्पेशल कैरेक्टर चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर में आपका @ आ सकता है, या डॉलर आ सकता है, या येन आ सकता है, या एनी एंड आ सकता है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो सपोज करो मैंने यहाँ पर @ डाल दिया। अब ये जो मेरा पासवर्ड है यहाँ पर इजीली ले लेगा, और उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पर दोबारा इस वाले बॉक्स में डालना है। देन उसके बाद इस पासवर्ड को इस तरह, आपको देखो जो मैंने पासवर्ड बताया सेम पासवर्ड मत रखना, आपको दूसरा पासवर्ड रखना। बस मैंने आपको सजेस्ट किया, एक सजेशन दिया कि आप इस तरीके से पासवर्ड रख सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको सिलेक्ट करना है। सपोज करो आपसे कुछ पूछा जाएगा, जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, या व्हाट इज द योर बर्थ सिटी। से क्या है कि अगर आप पासवर्ड कभी भूल जाओगे फ्यूचर में, तो आपको पासवर्ड को रिकवर करने में ही क्वेश्चन आपकी हेल्प करेगा। पूछा जाएगा आपसे कि आपने इसका क्या आंसर किया था जब आपने पासवर्ड क्रिएट किया था। सो व्हाट इज योर बर्थ सिटी, आप कहाँ पे पैदा हुए थे, तो इसका आप सिंपल सा आंसर डाल दो, जैसे मैं दिल्ली डाल देता हूँ। तो इससे क्या मुझे याद रहेगा कि अगर मैं पासवर्ड भूल जाऊंगा तो मुझसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये वाला, देन इसका आंसर जैसे मैं करूंगा पासवर्ड रिकवर करने में मेरी यहाँ पर हेल्प हो जाएगी। ओके, सो गाइस जैसे मैंने पासवर्ड क्रिएट करके कैप्चा फिल करके आगे प्रोसीड किया, तो मेरे सामने ये वाला पेज आ गया जो कि रिव्यू पेज है। यहाँ पे आपको अपने कंप्लीट डिटेल, जैसे अपना नेम, मदर नेम, फादर नेम, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप, एड्रेस, सब कुछ लिख करके आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, क्योंकि हाइड मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये पर्सनल डिटेल्स है और इसको दिखाना सही नहीं है, नहीं तो यूट्यूब की तरफ से भी कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक आ जाता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हाइड करना जरूरी है। तो गाइस देखो यहाँ पे करना है कि आपको अपनी सारी डिटेल चेक कर लेनी है, और यहाँ पे आपको नीचे एडिट का ऑप्शन भी दिख जाएगा। अगर कोई डिटेल आपने गलत भरी तो उसको आप एडिट कर सकते हो, अभी आगे प्रोसीड कर लोगे फिर आप एडिट नहीं कर पाओगे। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन का आपको लिंक दिया हुआ है, और अगर आपको एडिट नहीं करना सब कुछ ठीक है तो आगे प्रोसीड कैसे करेंगे। अब आपको अपने कैंडिडेट नेम वाले बॉक्स पे क्लिक करना है, फादर नेम पे क्लिक करना है, मदर नेम, जेंडर, इस पे क्लिक करना है, मतलब आपने सारी चीजें चेक कर ली है। फिर उसके बाद आपको आई एग्री वाले बॉक्स पर भी क्लिक करना है, उसके बाद आपको सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। चलो मैं इसको कर लेता हूँ। गाइज अब यहाँ पर आपको OTP डालना पड़ेगा, आपकी जो ईमेल आईडी पे OTP आया है वहाँ पे डालना पड़ेगा। अब जो भी आपने ईमेल आईडी फिल करी थोड़ी देर पहले, उसी OTP को यहाँ पे डाल करके आगे आपको कैप्चा कोड डालना है यहाँ पर, और वेरीफाई करके आगे प्रोसीड कर देना है। अगर आपको OTP नहीं मिलता है तो रीसेंड का ऑप्शन गिवन है, अगर रीसेंड दबाने पर भी आपको OTP नजर नहीं आता आपकी ईमेल आईडी पे, तो आपको ईमेल आईडी अपने ईमेल अकाउंट के स्पैम फोल्डर में जाकर चेक करना है। कई बार स्पैम में चला जाता है तो गलती से आप वहाँ पर भी जाकर, मतलब गलती से चला गया तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पर अपनी OTP डाल करके आगे प्रोसीड कर लेता हूँ। जैसे मैंने OTP डाल के आगे वेरीफाई किया, तो अब मेरे सामने ये वाली विंडो ओपन हो गई है ऑटोमेटिकली। यहाँ पर मुझे अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। एप्लीकेशन नंबर कहाँ मिलेगा, इसका आपको मेल आ जाएगा। अब आपको अपनी मेल आईडी चेक करनी है, वहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर आ चुका होगा, उसको यहाँ पे डालना है। जो भी आपने पासवर्ड चुना था उसको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको ये जो कैप्चा लिखा है वो फिल करना है, आगे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप आगे फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे। सो गाइस जैसे मैंने लॉगिन किया तो ये वाला पेज खुल गया। यहाँ पर करना क्या है, आपको दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया है। एप्लीकेशन फॉर्म को भी फिल करना है, इनकम्प्लीट है, फी पेमेंट में करनी है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। क्लिक करके जैसे आप करोगे तो आपके नंबर पे OTP आएगा, उसको डाल के आप वेरीफाई कर लेंगे, और उसको पहले नंबर वेरीफाई करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलो मैं स्टेप कर लेता हूँ ये वाला। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैंने अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया है। अब करना क्या आपको, आगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले बटन पे क्लिक करेंगे और आगे हम एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करेंगे। सो गाइस नेक्स्ट पेज ये वाला ओपन होकर के आया है, जिसमें अब मुझे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी होंगी। कुछ डिटेल्स पहले से भरी हुई जो मैंने भरी थी एड्रेस में, इसके अलावा पर्सनल डिटेल्स देनी होंगी, मुझे क्वालिफिकेशन डिटेल्स देनी होंगी, एडिशनल डिटेल्स मांगी जाएंगी, वो भरना है। एग्जाम सेंटर कौन सा चाहिए वो उसकी हमें डिटेल्स देनी होंगी। आप अपलोड करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट, जैसे इमेज हो गया, सिग्नेचर हो गई। उसके बाद फाइनल सबमिट करना है, उसके बाद फिर आपको लास्ट में जाकर पेमेंट करनी है। तो चलिए गाइस एक एक करके सारे स्टेप हम जल्दी से फटाफट से कंप्लीट करते हैं। सो गाइस इस स्टेप पे करना क्या है, आपको यहाँ पे आपको कैप्चा कोड फिल करना है और आगे प्रोसीड करना है। आई एग्री वाले बटन पे क्लिक करके आगे 7 नेक्स्ट बटन दबा देना है। यहाँ पर जो डिटेल्स थी पहले से भरी हुई है, जो मैंने स्टार्टिंग में डिटेल्स भरी थी, जैसे एड्रेस हो गया, मेरा नेम हो गया, सब कुछ भरा हुआ है पहले से, मैंने चेक कर लिया, कोई भी गड़बड़ नहीं है। अब मैं कैप्चा कोड डाल करके आई एग्री पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करूंगा। देखते हैं आगे स्टेप क्या आता है। ओके तो गाइस इस वाले पेज पे आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, आपका नेम वगैरह, और फिर आप यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है। जो भी आपने आइडेंटिटी टाइप दिया होगा उसका आपका नंबर यहाँ पे ऑलरेडी फिल आ जाएगा, मैंने उसको हटा दिया अभी पर्सनल डिटेल की वजह से। उसका स्टेट डोमिसाइल के बारे में बताना है कि किस स्टेट में आप रहते हो, और इसके अलावा आपको बताना है कि डायबिटिक हो या नहीं हो। अगर आप डायबिटिक हो तो यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। इसके अलावा आपको PWD कैटेगरी के बारे में बताना है कि आप PWD हो या नहीं हो। एनुअल इनकम कितनी आपके फादर का, आपके गार्जियन की, तो आप उसके बारे में यहाँ पे डिटेल बता सकते हो। कैप्चा भी फिल करनी है, उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। तो चलो गाइस मैं डिटेल्स भर के आगे प्रोसीड कर लेता हूँ। ओके तो गाइस मैंने आगे प्रोसीड कर दिया है। अब इस वाले स्टेप में आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप जो यूजी सेट में अप्लाई करते हो जून एग्जाम के लिए, इसमें आप अंडर ग्रेजुएशन है आपकी 4 ईयर की, उसके लिए उसमें आप उसके बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो, या फिर आपने पीजी कर रखी है या फिर पीजी कर रहे हो उसके बेस पे अप्लाई कर रहे हो। तो गाइस देखो, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में हो, या आप सेकंड सेमेस्टर में हो, थर्ड फोर्थ या किसी भी सेमेस्टर में हो, या पीजी पास कर लिया है, तो ऐसे में आपको पीजी वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। अगर आप 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे हो तो ऐसे में आप यूजी सिलेक्ट कर लीजिए। ये आपके ऊपर है कि आप किस प्रोग्राम में स्टडी कर रहे हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड फिल करना है और आई एग्री पे क्लिक करके आगे 7 नेक्स्ट कर देना है। चलो मैं इसको फिल करके आगे प्रोसीड कर लेता हूँ। देखो गाइस मैंने जैसी मास्टर डिग्री सिलेक्ट करी, यहाँ पे मेरे से
अब मास्टर डिग्री की डिटेल मांगी जा रही है कि मास्टर डिग्री मैंने पास कर ली है या मैं अभी अपीयर कर रहा हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे पास कर चुके तो पास वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप पास वाले बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिटेल चेंज हो जाएंगे कि किस ईयर में आपने पास किया है ना, आपकी कौन सी स्ट्रीम थी, आपकी कितने मार्क्स, कितने परसेंटेज बन रही, सब कुछ पूछा जाएगा, रिजल्ट मोड क्या था। तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल्स भरनी पड़ेगी। अगर आप ये चूज करते हो कि मैंने पास नहीं किया बल्कि मैं अपीयरिंग में हूँ, मैंने अभी पास नहीं किया है, तो आप देखेंगे आप यहाँ पे आपसे परसेंटेज या फिर जो आपका रिजल्ट है वो नहीं पूछा जा रहा है कि आपकी कितने परसेंटेज आई है। तो अगर आप अभी अपीयरिंग में हो तो आपको परसेंटेज नहीं डालनी है, ना ही मार्क्स फिल करने हैं। अगर आपने पास कर लिया है तो उस केस में आपको मार्क्स लिखने पड़ेंगे, परसेंटेज डालनी पड़ेगी, मार्क्स बताने पड़ेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल भरनी है। अगर आप 4 ईयर का प्रोग्राम कर रहे हो तो 4 ईयर सिलेक्ट कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको यहाँ पर डिटेल्स भरनी है। तो मैं मास्टर डिग्री फिल कर लेता हूँ और उसके बाद में आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे आगे। मैं इसको फिल कर लेता हूँ। एक चीज मैं आपको समझा दूं, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि यहाँ पर कोर्स और स्ट्रीम में पूछा जा रहा है कि आपके पास कौन सी डिग्री है, मास्टर डिग्री जो कर रहे हैं फिर कर चुके हो। तो ऐसे में अगर आपकी डिग्री इसमें नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर अदर सिलेक्ट कर लेना है। क्या सिलेक्ट करना है? यहाँ पे आपको अदर सिलेक्ट कर लेना है। पहले अच्छे से देख लो। I'm 99% केस में आपकी डिग्री मिल जाएगी। 1% ऐसा केस होगा कि आपकी डिग्री यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो उस केस में फिर यहाँ पे आपको अपने कोर्स का नेम लिखना पड़ेगा कि कौन सा कोर्स किया है आपने और कहाँ से किया, सारी डिटेल्स भरनी पड़ेगी। वैसे तो जनरली आपकी जो डिटेल है मास्टर डिग्री की वो आपको यहाँ पे मिल ही जाएगी, डिग्री का नेम आपको मिल जाना चाहिए। एक चीज और गाइस, हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पर ना आए, तो ऐसे में आपको अदर सिलेक्ट कर लेना। जैसे आप अदर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम मैनुअली लिखना पड़ेगा कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से स्टडी करी है। वैसे जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हो, जैसे आप स्टेट सिलेक्ट करोगे कौन से स्टेट से आपने स्टडी करी है, तो उस स्टेट में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके नाम आ जाएंगे। तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर वो यूनिवर्सिटी नाम नहीं आता है तो उस केस में आपको अदर सिलेक्ट करना है। नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा अदर का, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दे देना है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई कि मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो आगे मैं प्रोसीड करता हूँ उसको फिल करके। गाइस मैंने डिटेल भर के आगे वाले पेज पे सिलेक्ट, आगे वाले पेज पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप अभी पीएचडी कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। अगर आप यस लिखोगे फिर उसके बाद में आपको डिटेल देनी पड़ेगी कि आप कहाँ से स्टडी कर रहे हो, कितनी स्टडी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, स्पेशलाइजेशन क्या, सब कुछ देना पड़ेगा। अगर आपने नो लिखा तो फिर कुछ डिटेल नहीं देनी है आपको, है ना। यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली नो सिलेक्ट करना है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी आपको। तो मैं फिलहाल नो सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे लिखा रहा है कि क्या आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली है 1991 से के रिस्पेक्ट टू द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो हाँ कर लिया, क्योंकि इससे पहले तो पुराने हम है ना, हम तो अभी रिसेंटली पास किए, तो यस कर लो। इसके बाद रिसर्च और एक्स सर्विसमैन की डिटेल्स देनी है। अगर कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है आपकी तो उसको फिल कर लो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर जो रेड वाले टिक है ना, इनको फिल करना जरूरी है। इसमें रेड टिक नहीं, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है। अगर फिल कर दोगे तो ठीक है, अगर नहीं करोगे फिर तो कोई बात नहीं, फॉर्म फिल आगे प्रोसीड हो जाएगा। इससे आपके फॉर्म फिलिंग में कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो इसके में आपको डिटेल देनी है। you possess research experience is subject of after completion of PG। तो अगर आपने मतलब यू बजट रिसर्च एक्सपीरियंस, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है कि आपने रिसर्च करी है तो यस करोगे तो उसकी डिटेल मांगी जाएगी, कितने साल का है, कहाँ पे करी है। और अगर नो लिख दोगे तो कोई डिटेल आपसे नहीं मांगी जाएगी। तो फिलहाल मैं नो कर देता हूँ। वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो तो नो कर देंगे। अगर आपने एक्स सर्विस अगर आपने सर्विस करी है, गवर्नमेंट जॉब करी है, तो उसमें आपको फिर ये सिलेक्ट करना है। अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कितने साल का एक्सपीरियंस है, कहाँ पे काम किया है, डिटेल्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजें करनी है। उसके बाद कैप्चा यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है, कैप्चा में यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पर आई एग्री बटन पर क्लिक करके 7 नेक्स्ट बटन क्लिक कर देंगे। गाइस अब वो पेज आया है जिसका बहुत लोग वेट कर रहे थे, इसमें बहुतों को कंफ्यूजन भी हो रही थी। तो ऐसे इस बार 3 कैटेगरी बनाई गई है। पहले 2 कैटेगरी होती थी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन नेट की और जेआरएफ की। इस बार 3rd कैटेगरी की बन गई है, पीएचडी ओनली। अब देखो यहाँ पर कौन सा सिलेक्ट करना है और कैसे सिलेक्ट करना है, इसको अच्छे से समझ लो। एक बात आपको एक बार समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से सुनना। अगर आपकी एज, अगर आप मेल हो, जनरल कैटेगरी से हो, आपकी एज 30 साल या उससे कम है, तो ऐसे में आप जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्ट करोगे, देखो तीनों ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो तो यार ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। अगर आपकी एज 30 साल से ज्यादा हो चुकी है, अगर आप 31 साल के हो या उससे ज्यादा हो, मेल कैंडिडेट हो, तो ऐसे में आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। देन उसके बाद ये ऑटो सिलेक्ट नहीं होगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी को मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस केस में जो एज लिमिट है जो मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ, ये जेआरएफ के लिए है। तो इसलिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली जैसे मैं नेट असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्ट करूँ, तीनों सिलेक्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। सपोज करो एग्जांपल के तौर पे कि अगर आप एक यूजी कैटेगरी के बच्चे हो, तो ऐसे में जब आप यूजी के लेवल पे फॉर्म भरोगे तो ऐसे में पीएचडी और जेआरएफ ही आपको टिक करना है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर टिक नहीं करना। और वो टिक होगा भी नहीं, क्योंकि यूजी करके आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको पीजी करनी ही पड़ेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए। तो अगर आप यूजी के बेस पे फॉर्म फिल कर रहे हो तो ऐसे में आपको ये 2 ऑप्शन टिक करने हैं। अगर आपकी एज जो है वो जेआरएफ वाली है, क्योंकि मेल कैंडिडेट की 30 साल की है, और एससी एसटी ओबीसी जो भी रिजर्व कैटेगरी है सभी की 35 इयर्स है, और जितनी भी विमेन है, विमेन ऑल कैटेगरी विमेंस की एज भी 35 है। तो अगर आपकी एज अभी है जेआरएफ की तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा और पीएचडी भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। आई होप आपको यहाँ पर चीजें समझ में आ गई। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, वहाँ पर रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। वैसे मैं एक बात बताऊं कि अगर आपने ऑलरेडी नेट पास किया हुआ है
अगर आप ओनली पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ऐसे में अगर आपकी एज ज्यादा हो चुकी है और तो आपको ओनली पीएचडी के लिए अप्लाई करना है और सपोज आपकी एज 36 साल की है या 40 साल की है 50 साल की है, तो ऐसे में आप ओनली पीएचडी सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट ना करें। अगर आपको नेट भी करना है पास तो इसको सिलेक्ट कर लेना। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है और आप यूजी हो या फिर पीजी हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी और नहीं तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगी अगर आप सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होगे। जैसे आप पीजी पास हो या पीजी कर रहे हो या आपकी एज 30 या 35 साल, डिपेंड ऑन द केस की कौन सा केस आपका उससे नीचे है, तो ये ऑटोमेटिकली तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे। मेरे केस में तीनों ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि मैं दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हूँ। मैं पीजी भी पास हूँ प्लस मेरी जो एज है वो भी ज्यादा से कम है, तो जो कि एज लिमिट होती है तो उस लिमिट के अंडर है, तो इस वजह से तीनों ऑटोमेटिकली सिलेक्ट यहाँ पे हो रहे हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई है। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चूज करना है कि किस सब्जेक्ट में आप अपीयर करना चाहते हो, तो आप अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे, उसके बाद पेपर का मीडियम सिलेक्ट करेंगे किस मीडियम में आपको करना है। अब देखो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी आपका एड्रेस होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको स्टेट दिए जाएंगे। तो 3 स्टेट यहाँ पे शो कर रहे हैं मेरे एग्जाम के लिए, क्योंकि मैंने एड्रेस दिल्ली का डाला है, दिल्ली का मैंने एड्रेस डाला है, तो इसलिए दिल्ली का और उत्तर प्रदेश जो यानी कि गाजियाबाद और जो आप आसपास के एरिया है वो यहाँ पे शो करेगा, और हरियाणा शो करेगा जो कि फरीदाबाद है और गुड़गांव है जो दिल्ली के आसपास के एरिया है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग होता है, जहां का भी आप एड्रेस डालोगे उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटर दिया जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर दिल्ली सिलेक्ट कर लेता हूँ और दिल्ली फिर मैं यहाँ पे सिलेक्ट रहने दूंगा। इस तरीके से मैं यहाँ पे एड्रेस चूज कर लूंगा और एग्जाम सेंटर चूज कर लेता हूँ। उसके बाद मैं सेकंड ऑप्शन दे देता हूँ उत्तर प्रदेश का, देन इसका मैं आसपास का एरिया डाल देता हूँ। सपोज करो मैं ये डाल दिया। थर्ड में सपोज करो दे देता हूँ, चलो उत्तर प्रदेश का अगेन कर देता हूँ, या चलो हरियाणा करके मैं फरीदाबाद सिलेक्ट कर लेता हूँ, वो पास में होगा या गुड़गांव पास में होगा, दोनों में मेट्रो दोनों में जाती है, तो चलो फरीदाबाद कर देते हैं। फिर अगेन मैं दिल्ली सिलेक्ट कर लेता हूँ, दिल्ली में फिर से न्यू दिल्ली, क्योंकि 4 ऑप्शन अच्छा इसमें एक नहीं कर सकते, चलो कोई नहीं। तो मैं अगेन उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करके और इसको फिर मैं चलो कानपुर कर देता हूँ, क्योंकि कानपुर जो है होम टाउन है, तो ये कर देता हूँ, चलो ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको अपने गार्जियन के बारे में बताने कि आपके गार्जियन कितने पढ़े लिखे हैं, वो डिटेल बतानी है, कितना क्या क्या काम कर रही है, और कोई काम नहीं करे तो आप अदर कर सकते हो। मदर का बताना है कि ग्रेजुएट है, क्या कर रही है, और कुछ नहीं हाउस वाइफ है, क्या है, कोई बिजनेस कर रही है तो बताना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, टीचिंग, रिसर्च, नहीं तो आप अदर कर सकते हो। कैप अच्छा, अगर आपकी मदर नहीं है इस दुनिया में, सो अदर करके आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो। इस तरीके से चीजें हो सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड फिल करना है, आई अग्री पे क्लिक करके आगे यहाँ पे आपको दिखेगा प्रोसीड का बटन, मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रॉल करके। यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेव एंड नेक्स्ट का बटन, इस पे क्लिक करके आपको आगे प्रोसीड करना है। तो चलो गाइस मैं डिटेल भर के आगे प्रोसीड कर लेता हूँ एक बार। ओके सो गाइस अभी हम नेक्स्ट वाले पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपसे फोटो, आपकी सिग्नेचर मांगी जा रही है, साइज लिखा हुआ है, कितना साइज होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट होनी चाहिए, तो दोनों का साइज लिखा हुआ है कि फोटो है मिनिमम 10 केबी मैक्सिमम 200 केबी होनी चाहिए, और जो आपकी सिग्नेचर है मिनिमम 4 केबी मैक्सिमम 30 केबी होनी चाहिए। तो दोनों फाइलों में यहाँ पे सिलेक्ट करके आप अपलोड करेंगे और अपलोड करके आप आगे प्रोसीड करेंगे। चलो मैं फटाफट से अपलोड कर लेता हूँ और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ओके सो गाइस दोनों चीजें सक्सेसफुली यहाँ पर मैंने अपलोड कर दी हैं, फोटो भी अपलोड हो चुकी है, सिग्नेचर भी अपलोड हो चुकी है। अब हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का बटन दबाएंगे और आगे वाले पेज पे प्रोसीड करेंगे। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। ओके सो गाइस अब हम फाइनल पेज पे आ चुके हैं, दिस इज फाइनल पेज, और यहाँ पे फाइनल सबमिट होने वाला है आपका। ये आपका रिव्यू पेज है, यहाँ पे आपको सारी चीजें रिव्यू करनी है, अपना नेम, अपना एड्रेस, पापा का नेम, आपकी जो क्वालिफिकेशन, सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने यहाँ पे छुपाई हुई नीचे, यहाँ पर सारी डिटेल्स लिखी हुई है, आपको सारी चीजें वेरीफाई कर लेनी है। और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा, जो कि आपने स्टार्टिंग में कर लिया था। आपने स्टार्टिंग में नहीं किया था तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे वो नंबर जो है आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, तो ये मैंने स्टार्टिंग में कर लिया था। अब ये चीज आपकी हो चुकी है, अब आपको सारी चीजें यहाँ पे चेक कर लेनी है, रिव्यू कर लेना है, फाइनल सबमिट वाले बटन पे उसके बाद क्लिक करना है, सारी चीजें आपको वेरीफाई करनी है, खुद से गो थ्रू करनी है, उसके बाद हम फाइनल बटन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए गाइस आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो भी डिटेल्स आपने भरी थी सारी डिटेल्स यहाँ पे लिख करके आ रही है, आपने किस किस चीज के लिए अप्लाई किया हुआ है, मीडियम क्या है आपका, सेंटर वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं, सारी चीज आपको प्रोसीड पढ़ करके आगे फिर जो है फाइनल सबमिट, इसी वाले पेज पे फाइनल सबमिट आपको कर देना है। यहाँ पे आपको लास्ट में आपकी फोटो, आपकी सिग्नेचर दिखेगी और ये क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट का बटन दिख रहा होगा। चलो मैं सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करता हूँ, देखते हैं आगे क्या आता है। तो गाइस मेरे सामने पॉपअप आ गया, जैसे मैंने सबमिट वाले बटन पे क्लिक किया है, ये कहते हैं कि आप एक बार वेरीफाई करो सारी चीजें। तो मेरा नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी यहाँ पे लिखा था, मैंने जो भी डिटेल दे रखी है, ये वेरीफाई करने के लिए बोल रहे हैं कि मैंने सारी चीजें पढ़ ली है, सब कुछ सही है, और उसके बाद आपको आई एग्री वाले बटन पे क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देना है। तो हाँ मैंने चेक कर लिया, सब कुछ केयरफुली मैंने चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है। तो मैं अब सारे बटन पे क्लिक करके इसको आगे प्रोसीड करता हूँ, देखते हैं आगे क्या आता है। तो गाइस जैसे मैंने सबमिट किया, अब जो है आपको फी पे करनी है यहाँ पर, और आपका नेम, आपका एप्लीकेशन नंबर, और आपको जितना अमाउंट पे करना है वो यहाँ पे लिख करके आ जाएगा, शो हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पे नाउ वाले बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर देना है। जैसे आप फी पे कर दोगे उसके बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे। अगर फी पे नहीं करी तो शायद एडिट हो भी जाए एप्लीकेशन पे क्लिक करके, लेकिन आपने एक बार फी पे कर दी तो उसके बाद आप यहाँ पर चेंज नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इमीडिएटली फी पे ना करो, आप एक आधे दिन करके फी पे कर सकते हो, फिर आप इमीडिएटली कर सकते हो, क्योंकि आपने सारी चीजें चेक कर ली, सब कुछ वेरीफाई कर लिया है, तो आप पे नाउ पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एसबीआई, ई पे, एचडीएफसी, केनरा और आईसीआईसीआई। तो आप किसी भी ऑप्शन को क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए मैं एसबीआई पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करता हूं, तो देखते हैं क्या आता है। ये वाला पेज खुल गया जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि एसबीआई नेट बैंकिंग यूज कर सकते हो, आप अदर बैंक की भी नेट बैंकिंग यूज कर सकते हो। इसके अलावा अदर बैंक के डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट हो जाएगी। क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, यूपीआई भी आप यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। तो आप कोई भी मेथड आप यहाँ पे
पे सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज करो अगर मैं यूपीआई सिलेक्ट करूंगा तो देखते हैं क्या आता है ऑप्शन। ये सिलेक्ट करने पे यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप क्यूआर कोड के थ्रू पे करेंगे, फिर यूपीआई आईडी के थ्रू पे करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो यहाँ पे अगर आप क्यूआर कोड पे सिलेक्ट करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे कंफर्म करेंगे, तो आपकी स्क्रीन पे क्यूआर कोड आ जाएगा, जिसको आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करके फी पे कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था गाइस। आई होप आपको ए टू जेड चीजें समझ में आ गई, मैंने आपको कंप्लीट चीजें समझा दी है। फिर भी किसी भी तरह कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा।